नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम दिन भर की जो आज की अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे और जो बड़ी घटनाएं चल रही हैं उनका साथ में विश्लेषण करेंगे। कल कैबिनेट की बैठक है, इसके राउंड अबाउट ही सारी चीज़ें रहेंगी और बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो कैबिनेट से पहले और कैबिनेट के दिन इंतज़ार करते हैं कि डिसीजन अभी क्या चल रहे हैं। अगर हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी सबसे पहली प्रेफरेंस मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट्स हैं, जो 75 साल वाली रैलियां चल रही हैं फील्ड में सभी चुनाव क्षेत्रों में, और उसमें जहां जहां जो अनाउंसमेंट हुई है उसको कैबिनेट से ओके करवाना अभी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन इसके अलावा जो मामले बाकी हैं वो कल कैबिनेट के लिए कौन कौन से लग सकते हैं उनकी बात करेंगे। उसमें प्री नर्सरी भर्ती यानी एनटीटी का मामला भी है, तो इन सारे मामलों की आपको जानकारी देंगे। लेकिन साथ में ही पे रिवीजन के जो एक तरह से री एग्जामिनेशन हो रहा है, री एग्जामिन हो रहा है पे रिवीजन की जो नोटिफिकेशन हुई थी 6/9/2022 वाली, उसमें कितने ज्ञापन आए हैं। कल देखिए 34 के आसपास फिगर था, आज फिगर बढ़ के 40 हो गया है। लेकिन इनकी स्क्रूटनी कैसे हो रही है, इन ज्ञापनों में मैक्सिमम किस तरह के ज्ञापन हैं, और जो फिक्सेशन के इश्यूज हैं उनको लेकर अगला जो कदम है वो क्या है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ कोड ऑफ कंडक्ट कब से हिमाचल में लगेगा, एक हिंट मिलता है भारत निर्वाचन आयोग के एक कदम से, उसकी जानकारी आपको देंगे। टीचर्स अवार्ड पर कोर्ट में केस क्यों हुआ है वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली मुख्यमंत्री क्यों अब जाएंगे वो भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आज जो वीडियो मैसेज के जरिए जो ट्राइबल स्टेटस है हाटी समुदाय का, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने थैंक्स किया है। लेकिन ये जो आज बड़ा कदम है ये राज्य सरकार के लिए चुनाव के माहौल में कैसे एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर सिरमौर जिला में, एक तो उसकी बात करेंगे। दूसरा विश्लेषण करके आपको देंगे कि जो ट्राइबल का स्टेटस अभी हिमाचल में एक नई कैटेगरी ऐड हुई है ट्रांसगिरी एरिया वाली, उसके कारण जो एसटी का जो रिजर्वेशन रोस्टर है या रिजर्वेशन का जो सिस्टम है एसटी का, वो कैसे बदलेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो आज आपके साथ शेयर करनी है। क्योंकि हिमाचल में आपको पता है सरकारी सेवाओं के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह की रिजर्वेशन यहाँ रहते हैं, और उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आने के बाद अब बाकी क्या बदलाव पॉसिबल हैं उनकी बात करेंगे। इसके साथ जहां तक बात बाकी चीज़ों की है तो वो भी आपको बताएंगे, और वो है कि जो पिज्ज़ा का जो कैरी बैग है उसके अलग से पैसे लेने पर 8,000 रुपये जुर्माना कैसे लग गया कोर्ट से। और ये जो अवेयरनेस के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है मैटर, क्योंकि आज तक हम देखते हैं कितने सारे मॉल्स में और जो बड़े शॉप्स हैं उनमें जो कैरी बैग्स हैं उनके अलग से पैसे लिए जाते हैं, और इसीलिए इसी चीज को रोकने के लिए आज ये ऑर्डर आया है। और इस ऑर्डर में क्या नई बात है वो भी आपको बताएंगे। बिजली बोर्ड और जल शक्ति में कौन सी प्रमोशन अभी होने वाली है उसकी बात करेंगे। एजुकेशन में बहुत सारी निकल भी गई, और नेशनल हाईवे पर जो मुख्य सचिव ने आज बड़ी बैठक की है उसकी जानकारी देंगे। ट्रांसफर का केस किस आईपीएस अधिकारी ने जीता है जिसको सरकार ने बदला था, लेकिन अब वो ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इसलिए इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर्स ने आज क्या किया, स्कूल लेक्चरर्स की एक नई डिमांड क्या है वो बताएंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग पर अब छूट कहाँ मिलेगी, ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर का मैटर है, ये भी आपकी जानकारी के लिए नई बात है। और कोरोना की बात करेंगे, साथ में मॉनसून का जो अलर्ट है उसकी बात भी करेंगे। कोविड की इसलिए क्योंकि वैसे सिचुएशन अब कंट्रोल में है, किसी भी तरह का उस तरह का रिस्क अभी नहीं दिखता, लेकिन एक ओवरऑल जो अपडेट है वो आपको मिलना चाहिए। आज 2590 सैंपल टोटल टेस्ट किए गए, 67 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, 73 आज रिकवर हुए हैं, 2 पेशेंट आज हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 4 को छुट्टी हुई, 322 टोटल एक्टिव केस रह गए हैं, और टोटल जो पेशेंट हॉस्पिटल में कोविड के हैं वो सिर्फ 11 हैं, यानी कि 322 में से सिर्फ 11 पेशेंट हॉस्पिटल्स में से हैं, और 4186 टोटल डेथ अब तक हो चुकी है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो है मौसम के अलर्ट का, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम चल रहा है उसके बीच में मौसम का जो अलर्ट है उसकी भी जानकारी आपको देनी चाहिए। और अगर हम मौसम के अलर्ट की बात करें तो अगले कुछ दिनों के लिए अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मतलब ये हुआ कि अगले 4 दिन
येलो अलर्ट जारी है। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि मॉनसून जो है वो जातिवार भी कई बार नुकसान करती है। नुकसान भगवान करे ना करे, लेकिन जो अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट है, निचले क्षेत्रों में भारी बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अब अलर्ट दिया गया है। मतलब अब वो सीजन आने वाला है। आपको पता है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, मानसून के जाते जाते जो ठंडक है वो दोबारा से लौट आती है। हालांकि जो मैदानी वाले क्षेत्र हैं हिमाचल के, वहां अभी जो गर्मी है वो उसी तरह की है। लेकिन एडवाइजरी जारी की गई है पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए, खासकर जो ये क्षेत्र हैं उनमें, जिनके लिए अलर्ट है। और अभी तक मानसून के सीजन में करीब 2000 करोड़ का नुकसान स्टेट को हो चुका है और 340 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो ये जो अलग से दूसरा मैटर था वो है। अब इसके बाद क्योंकि मौसम की बात हो गई, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, बहुत सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं, एक बार इस लाइव को शेयर कर लें ताकि जो बाकी इंपॉर्टेंट आज इंफॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुंच पाए, चाहे वो अपने ग्रुप में करें या फिर अपने वॉल पे करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करें, कंप्यूटर टीचर और स्कूल लेक्चरर्स की बात करेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग जस्ट ये एग्रीकल्चर सेक्टर का एक ऑर्डर है और इसकी जानकारी आपको इसलिए देना जरूरी है क्योंकि हिमाचल में हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर है वो अपनी तरह से रहता है। और उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ये जो मामला है उसके हिसाब से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ऑर्डर इशू, नोटिफिकेशन इशू की है कि जो वो आड़ती जो ई नैम पोर्टल के जरिए कारोबार करते हैं। आपको पता है भारत सरकार ने ई नैम पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में भेजा जा सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग इसको एक तरह से कहते हैं। और जो आड़ती उसमें रजिस्टर्ड है उसके माध्यम से जो कारोबार करते हैं उनको मंडी फीस में 10% की छूट मिलेगी। ये आज जो छूट है वो 2 वर्ष के बाद तक ये छूट की अधिसूचना जो प्रभावी रहेगी, जो अभी जारी की है। और इस छूट के हिसाब से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2004 में ई नैम को उस तरह से लागू करवाया था और राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की थी, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये सारे जो ऑर्डर हैं वो इस तरह से किए गए हैं। इसके बाद अगली बात करें तो अगली जो मामले हैं एक एक करके अब पहले बाकी डिपार्टमेंट्स की ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो मुख्य बातें हैं उन पे आएंगे। कंप्यूटर टीचर और स्कूल लेक्चरर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर टीचर की जहां तक बात है, उन्होंने आज प्रदर्शन किया था डीसी ऑफिस पर शिमला में और उसमें ये मांग की थी कि जो ये आउटसोर्स को लेकर कमेटी एक काम कर रही है उस कमेटी के माध्यम से सही, लेकिन उसमें ऐसा हो कि उनको जो है जो उनके लिए जो रेगुलर करने वाला जो एक इशू है वो उसमें किया जाए। इन्होंने बाकायदा परमिशन ले रखी थी डीसी ऑफिस के बाहर। टोटल हैं ये 1341 कंप्यूटर शिक्षक हैं। इनका कहना है कि 24 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं, कोई भी सरकार उनकी सुध नहीं ले रही और जो इतना काम करने के बावजूद इनको रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा रहा है। आउटसोर्स की कैबिनेट सब कमेटी उनके लिए ये करे कि इनको टाइम ज़्यादा देखते हुए इनको रेगुलर करने की व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी तरफ अगर एक चेतावनी भी इन्होंने दी है कि कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर अगर जल्दी कैबिनेट ने ये डिसीजन नहीं लिया तो फिर इन्हें जो है आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। स्कूल प्रवक्ता न्यू का नाम बदलकर दोबारा से प्रवक्ता करने की मांग शिक्षा सचिव से मिलकर स्कूल प्रवक्ता संघ ने की है और प्रवक्ताओं का जो आरंभिक वेतन है वो भी 47,000 रुपए करने को लेकर इन्होंने डिमांड की है। प्रवक्ता आईपी को लाइब्रेरी का अतिरिक्त प्रभार ना देने की मांग की है। ये कहा है कि जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है यानी कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है वही करें और जो दूसरा काम है उनको ना दिया जाए। ये 2 डिमांड जो थी वो 2 सेक्टर्स की तरह से थी, वो हमने आपको बता दी। अब इसके बाद अगली बात करते हैं और वो है नेशनल हाईवे पर एक बड़ी बैठक की। और आज ये बैठक जो है ये ली है मुख्य सचिव आरडी धीमान ने और इसमें एनएचएआई के लोग भी थे। हालांकि मैं एनएचएआई की बात करूं तो इसमें और भी कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं और वो जो अपडेट है वो पीएमजीएसवाई प्लस अब चलेगा और 50 घरों तक सड़क पहुंचने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई जा रही है। स्कीम कब तक बनेगी, क्या होगा, वो आगे पता लगेगा, लेकिन परियोजना का प्रारूप जो है वो लोक निर्माण विभाग भी बना रहा है। ग्राम सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्लस, ये 50 से 250 तक की आबादी को सड़क से जोड़ने के लिए भारत सरकार इसको जल्दी ही शुरू कर सकती है और इसीलिए इसके बारे में ये अभी जो काम है वो चल रहा है। 1 अक्टूबर से मंडी और धर्मशाला में जो साइबर क्राइम थाने हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। वैसे भी आपको पता है साइबर क्राइम बहुत हो रहा है अब और इसी चीज़ को देखते हुए अभी ये स्टेप अब लिया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में भी वो इस तरह की चीज़ें आगे ना हो।
जहां तक जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड में प्रमोशन की बात है तो बिजली बोर्ड ने एसडीओ की प्रमोशन के लिए जो 5 साल में प्रमोट होंगे एक मुश्त राहत देने का फैसला लिया है। 2 साल की इसमें राहत मिलेगी। एएमआई ग्रेजुएट को मिलेगा 5% कोटा। ये बिजली बोर्ड के डिप्लोमा धारक सहायक अभियंताओं को ये राहत दी है। डिप्लोमा धारक एसडीओ अब 7 साल के बजाय 5 साल में प्रमोट हो पाएंगे, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। इस बैठक में ये फैसला लिया गया है। और अब जो डाइंग कैडर में एएमआई ग्रेजुएट को 5% ड्राइंग कैडर नॉट डाइंग, ड्राइंग कैडर में है ये, कोटे को भी बरकरार रखा गया है और ये भी एक फैसला उस तरह से है। लेकिन इसके साथ जल शक्ति की बात करें तो जल शक्ति विभाग में एसडीओ की प्रमोशन के लिए कुछ छूट दी जा सकती है, जो शर्तें हैं उनमें, क्योंकि कैबिनेट में ये मामला रखा जा रहा है। दरअसल जल शक्ति विभाग में बहुत सारे दफ्तर खुल गए हैं, साथ में एक्सटर्नल रेटेड प्रोजेक्ट जो हैं, चाहे एनडीबी है, एडीबी है, चाहे एएफडी है, वो भी अब शुरू हो गए हैं और सभी में पीएमयू बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, इसलिए एसडीओ कम पड़ गए हैं। बहुत सारे नए जो ऑफिस खुले हैं उनमें भी कमी है, तो इसीलिए जल शक्ति विभाग में भी एसडीओ की प्रमोशन के लिए जो छूट है वो दी जा सकती है। और जैसे ही ये कैबिनेट से होगा तो इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। इसके बाद अगली बात करें तो नेशनल हाईवे को लेकर आज मुख्य सचिव आरडी धीमान ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक के बाद ये डायरेक्शन दी गई है कि जो बरसात के दौरान नेशनल हाईवे को नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में और कहीं भी हुआ हो, वो युद्ध स्तर पर बहाल करना होगा। आप देखिए कल जो घाघस के पास जो एनएच है वहां पे एक पुली गिर गई थी, उसके कारण संपर्क टूट गया था। इससे पहले शिमला सोलन का जो ये हाईवे है इसमें एक इशू आ गया था, जो पूरी सड़क धंस गई थी। समीक्षा बैठक मुख्य सचिव आरडी धीमान ने ली है। इसमें परवाणु शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ियों को भी संरक्षित करने को लेकर एनएचएआई को एक नई स्कीम बनाने को लेकर कहा गया है, तो उसमें भी अब जो बात होगी तो उसकी अपडेट भी हम आपको आगे देंगे। पिज्जा का जो कैरी बैग है ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है, वो जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले ट्रांसफर का केस कैसे जीते हैं एक आईपीएस अफसर, ये हैं भगत सिंह ठाकुर, और ये कैट से यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से अपने ट्रांसफर के अगेंस्ट केस जीते हैं और इनको जुनगा में बतौर समादेशक कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है। बेसिकली कैट ने जो जुनगा में तैनात थे भगत सिंह ठाकुर, इनके तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है और कैट ने जो इसमें 8 सितंबर 2022 को अपना फैसला सुनाया था तबादला आदेश को रद्द करने का, और उसके बाद इसको अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है। राज्य सरकार ने ये ट्रांसफर की थी, उसके बाद ये इस ट्रांसफर के खिलाफ कैट में गए थे, तो ये इनके हाथ ये एक तरह से जीत लगी है। इसके बाद अगली बात करें और अगली बात है कि पिज्जा का जो कैरी बैग है वो एक इम्पॉर्टेंट इसमें मैटर है। फिर ट्राइबल स्टेटस वाली जो बात है उसमें आएंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा घटनाक्रम आज का है। और कोर्ट से अगर अपडेट की बात करें तो दरअसल एक बड़ा अपडेट कोर्ट से आया है, रादर 2 अपडेट कोर्ट से हैं। पहले तो ये कि जो पिज्जा के साथ कैरी बैग के पैसे ले लिए थे डोमिनोज ने, 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और ये लगाया है जिला उपभोक्ता आयोग शिमला ने। डोमिनोज शिमला और जुबिलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड को 8,013 रुपए 33 पैसे का हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बलदेव सिंह और सदस्य योगिता दत्ता, जगदेव सिंह रायतिका। इनकी पीठ ने पीयूष व्यास ये याचिका करता है, इनकी शिकायत को मंजूर करते हुए फैसला सुनाया। आयोग ने 5,000 रुपए बतौर मुआवजा, 3,000 रुपए मुकदमा खर्च और 13 रुपए 33 पैसे कैरी बैग के देने के आदेश दिए हैं, जो इनसे लिया था पिज्जा के बदले। शिकायत के तथ्य यह थे कि 25 दिसंबर 2019 को यह ऑर्डर किया गया था। ऑर्डर के बाद पिज्जा देते समय 1207 रुपए 85 पैसे दोनों पिज्जा की कीमत के साथ देने को कहा गया, जो कि शिकायतकर्ता ने अदा किए। ऑर्डर प्राप्त करने के बाद रसीद देखने पे पता लगा कि उसमें कैरी बैग के पैसे भी थे और उसके बाद इन्होंने ये कोर्ट में केस किया और ये केस फिर जीता भी। तो ये एक जो बड़ी अपडेट सबकी अवेयरनेस के लिए है। जब अब तब हर जगह मॉल्स खुले हैं, बड़े शहरों में हर जगह बड़े मॉल्स खुले हैं, सभी मॉल्स जो हैं वो कैरी बैग के अलग से पैसे लेते हैं। अगर आपसे भी ऐसे पैसे लेते हैं तो आप उपभोक्ता फोरम में जाकर जो खर्चा है वो भी क्लेम कर सकते हैं। ट्राइबल आरक्षण कैसे बदलेगा, ये के साथ आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर क्यों जाएंगे। अब आप देखिए, आज एक बहुत बड़ी खबर आई केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद जो खबर आई वो ये आई कि जो सिरमौर जिला का ट्रांसगिरी एरिया है
उसको ट्राइबल स्टेटस केंद्रीय कैबिनेट ने दे दिया। और जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जो जनजातीय मामले मंत्री हैं अर्जुन मुंडा उन्होंने की, तो उन्होंने इसकी जानकारी दी और उसके बाद ये पता लगा कि ये केंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले को फाइनली कर दिया। अब आप देखिए, अगर हम लंबा इंतजार देखें, एक बात तो ये अलग है कि उसके पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हैं और मुख्यमंत्री क्यों दिल्ली जा रहे हैं। पहले पॉलिटिकल इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सिरमौर जिला की 5 सीटों पर इसका असर क्या होगा ये अगला चुनाव बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में प्रो और विरोध में दोनों तरह से लोग खड़े हुए थे। जो समर्थन कर रहे थे वो हाटी की एक समिति थी जिसने बड़े दिनों से यह संघर्ष चलाया हुआ है, 5 दशकों की लंबी लड़ाई है। और जो ऐसा ना होने के लिए कह रहे थे वो वहां का अनुसूचित जाति वाला समुदाय था, जिनको ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि उनका अपना जो आरक्षण रोस्टर है जो एसटी से ज्यादा बनता है वो उसमें मारा जाएगा। सिरमौर में जातिवाद जो है वो पहले से ही ज्यादा रहा है और इस बार भी आप इस तरह के मामले देख सकते हैं। वहां जातिवाद के नाम पे सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में मर्डर तक हुए हैं और इस तरह के केस कई बार मीडिया के सामने भी आए हैं। लेकिन वही चीज यहां भी फ्लेयर अप हो गई थी। लेकिन इन बिटवीन जो राज्य सरकार ने 2018 ऑनवर्ड जो इस केस में काम किया और केंद्र सरकार ने जो उसमें मदद की, इसलिए वो कामयाबी हाथ लगी। अब इस कामयाबी का असर क्या होगा ये चुनाव में पता लगेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन तीनों का धन्यवाद किया है सिराज के अपने दौरे के दौरान, क्योंकि अभी आज वो अपने चुनाव क्षेत्र में हैं। कल आएंगे, सुबह 10 बजे मीडिया से भी रूबरू होंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुख्यमंत्री को थैंक्स करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बल्क ड्रग पार्क के बाद ये दूसरी बड़ी सौगात है जिसको आप पॉलिटिकली भी एक तरह से पॉइंट स्कोर करने के लिहाज से मान सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को भी एक साथ एक तरफ रख दें तो 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आ रहे हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री को वैसे ही दिल्ली बुलाया गया है डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि पीएम इस बार मंडी के पड्डल मैदान से चुनाव की टोन सेट करें। और वो इसलिए क्योंकि कोई नई अनाउंसमेंट भी हो सकती है। देखिए, एम्स हो गया, उसका जो उद्घाटन है वो नवरात्र में होगा, तो एक तरह से वो बात है। बल्क ड्रग पार्क एक बड़ी चीज है और आने वाले टाइम में जब ये पार्क बनना शुरू होगा और इसके लिए जब ग्राउंड ब्रेकिंग होगी तब लोगों को एहसास होगा कि कितने बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल्स जायंट्स हैं वो यहां आना चाहेंगे और ऊना में निवेश करना चाहेंगे। तो उसका इंपैक्ट फिर लॉन्ग रन में पता लगेगा। लेकिन हाटी वाला मामला जो आप देखिए कि कितने सालों से चल रहा था, 1967 ऑनवर्ड इस मामले को ये मामला उठना शुरू हुआ, क्योंकि उत्तराखंड का जो जौनसार बाबर का एरिया था वो ट्राइबल स्टेटस में आ गया था, लेकिन उनके साथ लगते ये ट्रांसगिरी वाले लोग नहीं आ पाए थे। सबसे पहले जो कोशिश की गई ऑफिशियली वो आधिकारिक तौर पर 2004-05 में शुरुआत हुई, लेकिन वो एक तरह से कैटेगोरिकली रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो मामला है वो लगातार 2011 में भी उठाया गया, उसके बाद भी 1-2 बार इसमें बात हुई। लेकिन 2018 में जब इस मामले को 4 अगस्त 2018 को दोबारा से रखा गया और उसमें फिर जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बात वहां रखी और उस बात के बाद जो इसमें शुरुआत हुई और खासकर जो ब्रेक थ्रू आया इस मामले में, वो ब्रेक थ्रू तब आया जब इस पूरे मामले में एथनोग्राफी का जो सर्वे रिपोर्ट अलग से मांगी गई, जिसमें रहन सहन, खान पान, संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन होना था, जो मैच किया फिर जो ट्राइबल स्टेटस जो उत्तराखंड में भी था। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी इसमें बनी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कामयाबी है वो या तो प्रदेश की सरकार को जाएगी या फिर केंद्र की सरकार को जाएगी, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये संघर्ष चल रहा था। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अब आप देखिए इससे जो बाकी चीजें हिलेंगी उसकी भी बात करेंगे, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। और वो बात आज इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये भी एक बात हो जाए कि हम अभी क्या जो एक तरह से जो वो देते हैं, जो आरक्षण देते हैं, वो किस तरह से चलता है। अभी देखिए हिमाचल में अगर हम बात करें, 1956 में जो शेड्यूल्ड एरिया घोषित हुए थे उसमें पूरा किन्नौर जिला था, पूरा लाहौल स्पीति जिला था और चंबा का पांगी और भरमौर एरिया था। और इन सबको ट्राइबल स्टेटस शेड्यूल्ड एरिया घोषित करके दिया गया। लेकिन इनमें उस वक्त जो आबादी थी वो 1,38,000 थी। 2003-04 में गद्दी और गुज्जर समुदाय को भी इसमें शामिल कर लिया गया
और जब इनको शामिल किया गया उसमें तो 2,68,000 ये भी ऐड हुए। 2011 की जनगणना देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के आसपास ही आबादी बनती है जो इस ट्राइबल कैटेगरी में अभी रह रही थी। लेकिन अब 1,60,000 लोग और इसमें जुड़ जाएंगे जो हाटी की वजह से जुड़ेंगे। अब इन सारी चीजों के बीच में एक बात यह भी ध्यान रखिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब को हिमाचल में क्लास 1 और क्लास 2 में ऑल इंडिया बेसिस पर जो आरक्षण रोस्टर मिलता है वो 7.50 है, 7.5%, और ये क्लास 1 और क्लास 2 में है ऑल इंडिया बेसिस पर। और अगर हम स्टेट की बात करें क्लास 3 और क्लास 4 की, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक पोस्ट है, तो इनमें जो आरक्षण रोस्टर है वो घटकर 4.27 रह जाता है। अब जितने आप ऐड करते जाएंगे एसटी की कैटेगरी में तो उतने ही जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक तरह से स्क्वीज होती जाएंगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो एक समुदाय को सिरमौर में भी लग रहा था कि कहीं उनका एससी वाली कैटेगरी जो है और एससी वाला जो उनके फायदे हैं वो ना छीन जाएं, उसके बारे में पता लगेगा फाइनल नोटिफिकेशन से, क्योंकि अभी कैबिनेट की ये डिसीजन हुआ है। और उसके बाद जब फाइनल नोटिफिकेशन गजट में छप के आएगा तो बहुत सारी चीजें उसमें से क्लियर होंगी। लेकिन अभी ये बिल्कुल क्लियर है कि हिमाचल में आपको पता है वर्टिकल हॉरिजेंटल 2 तरह के आरक्षण रोस्टर हैं। और जब से जो ईडब्ल्यूएस, जो जनरल कैटेगरी में भी गरीब बच्चे हैं या गरीब लोग हैं, उनके लिए जब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है 10% के आसपास ऐड की थी, उसके बाद हिमाचल में भी अब ऐसा विंडो नहीं बचा है जब हम आरक्षण को ऊपर नीचे कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी जो एक व्यवस्था है, कोर्ट ऑर्डर भी है कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और उस लिमिट को हम छू चुके हैं, उस लिमिट तक हम पहुंच गए हैं। तो इसीलिए उसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। लेकिन एसटी के कारण बाकी जगहों में जो नए एसटी बने उनमें और जो पहले से एसटी हैं उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे आएगा, और जो एसटी के अंदर एससी हैं उनको कैसे कैटेगोरिकली इसमें एक तरह से रिलीफ मिलेगा, वो 2 चीजें फाइनल नोटिफिकेशन से पता लगेगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जयराम सरकार के ही एक मंत्री ने आज क्या कहा, जो एसटी से आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से, वो हैं डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जो लाहौल स्पीति से आते हैं। उन्होंने आज कहा, जब उनकी प्रेस वार्ता के दौरान ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो स्वागत करते हैं जिस भी कैटेगरी को इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन उनका एक सुझाव और डिमांड ये है कि एसटी में भी 2 कैटेगरीज हों, एक ओल्ड एक न्यू, ताकि लोगों को पता हो कि सबसे पहले ये स्टेटस किसके पास था। अब ये डिमांड क्यों उठ रही है ये भी आप इन सारी चीजों से समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो ये है कि आज ये दर्जा मिलने के बाद जहां एक तरफ सिरमौर के कई शहरों में लोगों ने खुशियां जताई, सिरमौर का हमने आपको लाइव दिखाया, बहुत सारी जगह से ये नाहन का लाइव आपको दिखाया था, बहुत सारी जगह से इसका जो नारेबाजी के साथ स्वागत किया गया। शिमला में बीजेपी ऑफिस में जो लड्डू बांटे गए, उसके बाद भाजपा अध्यक्ष जो हैं प्रदेश के सुरेश कश्यप, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबका धन्यवाद किया। केंद्रीय जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो पाया है। तो ये सभी तरह के लोगों ने इसको किया। और अब सिरमौर में जरूर कांग्रेस के पास एक नया चैलेंज आ गया है, क्योंकि अगर बीजेपी इसको चुनाव से जोड़ के देख रही है या वोट से जोड़ के देख रही है तो ये एक चैलेंज जरूर होगा, और इस चैलेंज को कैसे मीट आउट किया जाएगा वो भी आने वाले टाइम में पता लगेगा। इन सारी चीजों के बीच में अब बात करते हैं टीचर्स अवार्ड पर कोर्ट केस की। बड़ी हालांकि अजीब सी बात है, और अजीब सी बात की एटलीस्ट शिक्षक अवार्ड जो है वो विवाद से परे होने चाहिए, लेकिन अगर सिलेक्शन गलत हुई है या इस तरह की कोई चीज हुई है तो फिर बात अलग है। और प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट टीचर अवार्ड की गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका में सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। और ये जो याचिकाकर्ता हैं ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डोमहर जिला सोलन में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापक राजकुमार की याचिका पर ये ऑर्डर किए हैं। कोर्ट ने स्टेट टीचर अवार्ड के लिए चयनित 3 शिक्षकों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं, और आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कम मेरिट के अध्यापकों को टीचर अवार्ड के लिए चयनित किया।
और ये जो है अगर इसमें प्रूव हो गया तो ये बड़ी फर्जियत वाली बात है। मोर ओवर जिन 3 शिक्षकों को इसमें पार्टी बनाया गया, देखिए उनको टीचर अवार्ड में 50,000 रुपए भी नहीं मिले होंगे, लेकिन अब कोर्ट में इसमें पता नहीं कितने रुपए लग जाएंगे। तो ये एक विवाद है और इस तरह के विवाद जनरली नहीं होने चाहिए, क्योंकि टीचर अवार्ड का सिलेक्शन पर जो उंगलियां उठती हैं उसको एक ऐसा सेट प्रोसीजर सरकार को अपनाना चाहिए ताकि इस तरह के अवार्ड इस सारी तरह के विवादों से परे रहें। हिमाचल में कोड ऑफ कंडक्ट कब से लगेगा, ये एक बड़े सवाल रहते हैं, बड़े सारे दर्शक हमारे इस बारे में पूछते रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज में अपनी अपनी डिमांड्स को लेकर एक तरह से बात होती है, और उन डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए या उन डिमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं, जैसे कि कल कैबिनेट की बैठक से लोगों को इंतजार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें और जो अभी सिचुएशन चल रही है उसकी बात करें, तो उस बात में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है उनकी जो टीम है वो 22 को शिमला पहुंचेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 22 सितंबर को पहुंचेगी। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 22 तारीख को आने के बाद ये सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक करेगी। मोस्ट प्रोबेबली ये शिमला में ही बैठक होगी। और जो राज्य सरकार के बाकी अफसर हैं जो चुनाव आयोग के काम में लगते हैं, वैसे तो ज्यादातर तो यही होते हैं डीसी एसपी ही, उसमें जो मतदाता सूचियां हैं, तैयारी है, ईवीएम की मैनेजमेंट है, इन सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। और ये 22 सितंबर की बात है। अब 22 सितंबर के बाद फिर अक्टूबर में बात जाएगी। और अभी तक रफ एस्टिमेट ये है कि अगर गुजरात के चुनाव लेट नहीं हुए, जैसे कि पिछली बार वहां सेकंड फेज बहुत लेट कर दिया था पॉलिटिकल रीजन की वजह से, तो हिमाचल में जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो 15 अक्टूबर के बाद ही लगता हुआ दिख रहा है, उससे पहले नहीं। और जिस तरह से ये भी 22 सितंबर को आ रहे हैं, तो यहां से जाने के बाद भी 2 से ढाई हफ्ते का टाइम राज्य जो भारत निर्वाचन आयोग है वो लेता है एनालिसिस में, और उसके बाद फिर चुनाव को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए जो अभी तक हम देख पा रहे हैं, जो टेंटेटिव टाइम दिख रहा है अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट का, तो वो अभी भी आपको वही दिख रहा है। और इस टेंटेटिव टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो जहां तक मामला है वो यही दिख रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास ये सारा जो व्यवस्था है वो जा रही है। अब इसके बाद अगली बात करें तो वो भी कर लें। और जो अगला मैटर है आज के इस लाइव का, वो कैबिनेट में प्री नर्सरी भर्ती को लेकर पॉलिसी का मैटर है। कल कैबिनेट की बैठक है, सुबह 10 बजे रखी थी, लेकिन अब थोड़ा लेट हो जाएगी, हो पॉसिबली 11 बजे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले मीडिया के साथ इंटरेक्शन करनी है, क्योंकि हाटी वाला मामला हो गया है और उसका फिर एक क्लेम तो बनता ही है, क्योंकि इस बार इसको लेकर, इस मसले को लेकर सीरियसली एफर्ट हुए थे। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में प्राइमरी जो सरकार का टारगेट है वो है मुख्यमंत्री के जो 75 साल वाली जो रैलियां हो रही हैं उसमें जो अनाउंसमेंट हो रही है वो। और उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देखिए, जिन जिन विधायकों और मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों में अनाउंसमेंट हो चुकी हैं वो सभी एडवांस में शिमला पहुंच गए हैं। और जो जो अनाउंसमेंट हो चुकी है उसको डायरेक्टली कैबिनेट में लाने को लेकर विभागों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कोई प्रेशर बना रहे हैं और कई फाइलों को मूव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो कल फैसले होंगे वो तो होंगे जो 75 साल की रैलियों के दौरान मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है। जैसे आज लंबा थाच कॉलेज में सीएम ने जो ये स्नातकोत्तर हैं, पीजी क्लासेस हैं, उनको लेकर भी परमिशन दे दी कुछ सब्जेक्ट्स की। बहुत सारी जगह पे नए कॉलेज खुले हैं, पॉलिटेक्निक खुले हैं, आईटीआई खुली हैं, उनको लेकर भी डिसीजन होंगे। और अब आपको पता है जब चुनाव नजदीक हो तो एमएलए हो चाहे मंत्री, सबका ये रहता है कि जो अनाउंसमेंट हुई उसकी नोटिफिकेशन कर दो, वो चाहे बने चाहे ना बने, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन कर दो। क्योंकि अगर सरकार आ गई तो इसका काम कर लेंगे, अगर नहीं आई तो अगली सरकार के लिए डिनोटिफाई करना एक चैलेंज हो जाएगा। और फिर लोगों में बताने के लिए हो जाता है पॉलिटिकल लोगों को कि हमने नोटिफिकेशन की थी, हम करना चाहते थे, लेकिन इस नई सरकार ने इसको वापस ले लिया। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो आप ये मानिए कि जो मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट्स हैं वो प्राइमरी टारगेट कल की कैबिनेट का है। लेकिन इसके अलावा कर्मचारियों के कौन से मसले आएंगे? अब आप देखिए, अगर हम पे रिवीजन रूल्स की बात करें तो वो कल नहीं आएगा। वजह यह है कि जो री रिवीजन में मैटर गए हैं वो अभी फाइनेंस तक नहीं पहुंचे हैं। जहां तक बात एरियर और डीए की है तो वो कैबिनेट के मैटर है नहीं। मुख्यमंत्री ने एरियर को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है, उसकी सिर्फ नोटिफिकेशन होनी है, लेकिन वो 1000 करोड़ का है। लेकिन डिस्कशन इसलिए बनता है क्योंकि 2500 करोड़ आज रात को सरकार के खाते में आ जाएंगे जो लोन के हैं, और जो 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो भी आ गई है।
तो अब ट्रेजरी में कुछ पैसा है और इस पैसे को अगली सैलरी की डेट तक इंतजार करना है, या फिर एरियर को देने को लेकर नोटिफिकेशन तो खैर होनी ही है इस महीने, और जो अक्टूबर में सैलरी या पेंशन आएगी उसमें आपको एरियर का इफेक्ट भी दिखेगा। और जब ये दिखेगा तो ये पॉसिबल है कि डिस्कशन हो, या फिर डायरेक्टली सीएम से चर्चा के साथ भी फाइनेंस सेक्रेटरी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल एक मैटर है जो हो सकता है। इसके अलावा जिला परिषद वालों को नया वेतनमान देना है। मर्जर का मामला अलग है, लेकिन वो वेतनमान वाला अलग है। और पंचायत चौकीदारों के लिए पॉलिसी आनी है, ये मैटर भी आ सकते हैं। इसके साथ जो प्री नर्सरी टीचर का एनटीटी भर्ती का मामला है वो चर्चा में आ सकता है, और वो कैसे आ सकता है वो हम आपको हिंट दे देंगे। बाकी अगर कल नहीं आया तो फिर आप ये समझिए कि फिर प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। आज दोपहर बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिवाइज्ड जो बदली हुई प्री नर्सरी टीचर भर्ती पॉलिसी है वो फाइनेंस में भेज दी थी। और फाइनेंस में 6:30 बजे जब हमारी बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि हमने आज ही ये फाइल वापस करनी है एडवाइस लगाकर, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि फाइल को आज ही वापस दे दें। तो अगर फाइनेंस की एडवाइस आज ही चली गई तो इसका मतलब ये हुआ कि कल एजुकेशन की ओर से ये कैबिनेट में रखा जा सकता है। हालांकि जो हमें अभी तक इनपुट मिले हैं, जब रिवाइज होके भी पॉलिसी आई है फाइनेंस में, तो वो ज्यादा क्लियर नहीं है और ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं है, उसमें कई कमियां अब भी हैं। लेकिन क्या फाइनेंस उन कमियों को फिर से उस पॉलिसी को लाल पीला करता है या फिर एडवाइस अपनी लगा के वापस भेज देता है, ये बात अलग है, क्योंकि इसको चेज किया जा रहा है फाइल को सरकारी पक्ष से भी। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि कल ये फाइल लग जाए। अगर नहीं लगे तो इसका मतलब जो कमियां थी वो टाइम से दूर नहीं हो पाई, लेकिन मोस्ट लाइकली ये है कि ये मैटर लग रहा है। आउटसोर्स की बात करें तो वो मामला कल नहीं है, क्योंकि आज भी हम जब कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन से मिले थे तो उनका ये कहना था कि कल कैबिनेट के बाद वो कोशिश करेंगे कोई शेड्यूल बनाने की। अभी तीनों मंत्री एक साथ अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात इसके साथ करें तो वो एसएमसी की छुट्टियों का मामला है, जिसमें फाइनेंस की एडवाइस जा चुकी है। कैजुअल लीव नहीं मिलेगी, लेकिन कोई और तरह की छुट्टी इनको मिल जाएगी। और जो बाकी स्थायी पॉलिसी की बात है वो भी कंसिडर नहीं हो रही है। तो ये मामले हैं अभी तक। और इसके साथ अब बात करते हैं उन मामलों की जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, और वो मैटर है पे रिवीजन के जो 40 ज्ञापन आए हैं उनकी। कल तक का जो फिगर था वो कल शाम का 34 था। आज जब दोबारा से कंपाइल किए गए राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दफ्तर में तो ये टोटल ज्ञापन 40 में हो गए हैं, और इन 40 ज्ञापनों का अब स्क्रूटनी होगी। कल का दिन स्क्रूटनी के लिए रखा गया है, और उसके बाद एक फाइल बनाकर एसीएस फाइनेंस को दी जाएगी, और उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू होगा कि फिक्सेशन की जो रिवीजन है वो कैसे करना है। बेसिकली जो 40 ज्ञापन भी आए हैं, इनमें से अभी तक रफली आइडिया ये है कि 50% से आसपास के जो ज्ञापन हैं वो 2012 के लेफ्ट आउट कैटेगरीज से रिलेटेड है। तो वो अभी 6 तारीख की जो नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो रिवीजन में नहीं जाएंगे, वो फिक्सेशन में भी नहीं जाएंगे। लेफ्ट आउट का मैटर अलग से कंसिडर है, वो पे अनोमली कमेटी और बाकी सारे मामलों में भी आया था। लेकिन लेफ्ट आउट 2012 के जो लेफ्ट आउट हैं उसको लेकर सरकार अभी कोई कंसिडर नहीं कर रही है। लेकिन जो अभी की नोटिफिकेशन है उसमें जिनको 2012 में हायर ग्रेड पे मिल गया था उन्हीं के लिए 2.25 के गुणांक के आधार पर वो था, जो जिनको नहीं मिला था उनके लिए 2.59 का ऑप्शन दिया गया था। लेकिन जो लोग 15% वाले ऑप्शन का क्लेम कर रहे हैं उनको लेकर क्या हो सकता है वो जब स्क्रूटनी हो जाएगी, उस स्क्रूटनी के बाद जब मैटर आएगा सेक्रेटरी फाइनेंस के पास, तब पता लगेगा कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। और उसके बाद ये दोबारा मैटर कैबिनेट में जाता है, मुख्यमंत्री से टेकअप होता है, या फिर डायरेक्टली नोटिफिकेशन के जरिए इसको किया जाता है, ये उसमें पता लगेगा। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट वालों की बात है तो उसको लेकर जो रेफरेंस है वो फाइनेंस से पर्सनल में आ गया है, और पर्सनल वाले इसको दोबारा से स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और वो नोटिफिकेशन अलग से कर देंगे। उसमें जल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वालों को ये लाभ जो है वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने के 2 साल बाद मिलेगा, यानी कि इसका इफेक्ट 2024 से है। तो उसमें जल्दबाजी का कोई ज्यादा लाभ है नहीं और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा। बाकी जितने लेफ्ट आउट के मैटर हैं या जो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं अपने अपने को लेकर, कल कैबिनेट की बैठक है, पहले उसको देख लेते हैं उसमें कितने निकलते हैं। और फिर साथ ही अगले हफ्ते में दोबारा से कैबिनेट होनी है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद 24 के बाद फिर से कैबिनेट होनी है। मुझे लगता है पहले भी पॉसिबल है अगर कुछ नई अपडेट हुई, और जब सीएम को दिल्ली जाना है बीच में, और इसीलिए उसके बीच में भी कोई अपडेट इस तरह की हो सकती है, तो वो हम
सारी चीज़ों को उस तरह से फिर दोबारा से टेकअप करेंगे और सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।